नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एम परफेक्ट सर यूट्यूब चैनल पे। जहां पे आज हम लोग मिले करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 के लिए। आप सोच रहे होंगे ये सर पे टोपी कहां से आ गई, ये कपड़े वही वाले हैं पिछले लेक्चर वाले। तो लेक्चर खत्म करके दूसरा लेक्चर अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं होता ज्यादा। तो चलो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 है आज का, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाते जाते मैंने आपसे बात हो गई थी, पूछा था मैंने आप सभी लोगों से कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा दूंगा और रेजिस्टेंस और करंट की कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस पर क्या चेंज आएगा। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, जिसका आंसर है नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैंने जाते एक और चीज होती है, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिस जिस चीज के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, यानी लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम हेडिंग लगा लो अपना यहाँ पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। क्या हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी या फैक्टर इन विच कर लो, इन विच द वैल्यू ऑफ, या आप पूरा मिटा के फिर से लिख देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी किन किन चीजों के ऊपर वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। या फैक्टर्स पे यहाँ पे गलत लिख दिया, फैक्टर्स डिपेंड्स कर लो। हाँ, रेजिस्टेंस किसी चीज पर डिपेंड करती है। तो आज हमारे साथ तनु सर भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये भी आज हमारे साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेक्चर के साथ ही साथ। इसको इंग्लिश भी आती है ना। अरे चुप रह भाई, देखो आज ठीक ठाक इंग्लिश है यार, उतना कुछ वैसा ना है, ठीक है। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे पूछूं, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो हॉलो मान लो इसे, हॉलो हॉलो सिलेंडर। इसकी जो लेंथ है वो मान लो एल है, इसकी लेंथ क्या है, एल। और क्या इसे मान लो एक वायर है, क्या ये वायर है, ये मान लो ये है वायर एक्स, ये वायर एक्स है। और अगर मैं पे दूसरी वायर लगा दूं जो कि इससे बड़ी होगी, इसकी लेंथ को हम लोग ले लेते हैं 2L, ठीक है। और ये है तुम्हारा वायर वाई। तो पिछले लेक्चर के हिसाब से मुझे आप लोग बताओ कि जो वायर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स और रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाई में क्या होगा, रिलेशन क्या आएगा इन दोनों के बीच में, बताओ बताओ। जिन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बड़ा होगा, बिल्कुल सही है, यही होगा। क्यों क्यों रेजिस्टेंस मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज को कम कर दे। यानी अगर मान लो यहाँ ये छोटा सा है, ठीक है, लेंथ इसकी छोटी है, तो यानी इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस निकल रहे होंगे, अगर हम इसी लेंथ को बड़ी कर देंगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा इसको चार्ज को बाहर निकलने में। समझ में नहीं आया, देखो अगर मान लो वायर एक्स है, इसके अंदर से चार्ज जा रहा है, जितना इसे नॉर्मल टाइम लग रहा है, अगर हम इसी की लेंथ को बढ़ा देंगे, सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे हैं और जितनी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये नेचर ऑफ मटेरियल सब बिल्कुल सेम है, बस हमने लेंथ बढ़ा दी, यानी जितना टाइम इसे पहले यहाँ पे जाने में लगा तो सिर्फ दुगना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर एक लेंथ ऑफ वायर अंदर से जा रही है उतना तो टाइम लगेगा जितना चार्जेस बाहर निकलने में। चलो तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो अगर मान लो ये मेरे पास लेंथ 1 है, यानी ये वायर क्या है, पहला वायर है, छोटा सा, छोटा नहीं मतलब बड़ा है, और दूसरे के मुकाबले में तो भाई साहब ये देखो अगर ये वायर एक्स है, ये वायर वाई है, ये पता नहीं कहां से लाके दे दिया सर ने मुझको। तो अगर इसके अंदर से मान लो जितने एक बार में चार्जेस जा रहे हैं, मान लो चलो इसका सिर्फ हमने लेंथ बड़ी कर रखी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका नेचर ऑफ मटेरियल बिल्कुल सेम है, मान लेते हैं। अगर इसके अंदर से जितने चार्जेस एक बार में जा रहे हैं उसे उतना ही टाइम लगेगा इसके अंदर से बाहर निकलने में। अगर मैं यहाँ से कितने चार्जेस को भेजूंगा और इसकी लेंथ बड़ी है, जितनी टाइम में निकलेगा जल्दी जल्दी, उसे ज्यादा टाइम लगेगा इसे बाहर निकलने में। तो यानी 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 मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ जितनी ज्यादा तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी अगर तुम इसको हम लोग तुम ले लो पहले, तो पहली इक्वेशन
पहली क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। अगर लेंथ बढ़ा दोगे, अगर तुम ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ये तो तुम्हारा हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे बात करूं तुम्हारी, अगर मैं बात करूं तुम्हारा दूसरा लिख रहा यहाँ पे, जिसको जिसको जिसका नाम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके लिए भी तुम्हें एग्जांपल दूंगा। देखो, इसके लिए कोई वो नहीं है प्रैक्टिकल की चीजें यहाँ पे, इसके लिए सिर्फ एग्जांपल दूंगा। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो ये भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं मतलब हॉलो सिलेंडर ही बोल लो इसे, ये इसे भी वायर बोल दो कोई, इसका मान लो इसका लेंथ सेम है, इस बार इसका लेंथ सेम है, बस हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बढ़ा दिया। ये मान लो इसे बोल देते हैं हम लोग वायर एक्स, इसको बोलते हैं वायर वाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इस चीज को बोलते हैं, ये आखिरी में जो होती है ये हमने क्या किया, लेंथ को सेम रखा है बिल्कुल इन दोनों की, बट इनके जो क्रॉस सेक्शन है इसको उन्हें बड़ा कर दिया। तो अब मुझे तुम बताओ कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स और रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाई में क्या रिलेशन होगा। हमने क्या किया, बस इसका वायर की लेंथ हमने सेम रखी, नेचर मटेरियल का सेम रखा, बस हमने कि वायर एक्स और वायर वाई में तुम लोग रिलेशन बताओ क्या होता है। मैंने क्या किया, लेंथ को सेम रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने बस बढ़ा दिया है। बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जिन्होंने बोला कि वायर ऑफ वाई का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों 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 कैसे बड़ा होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, एग्जांपल देता हूँ मैं सभी लोगों को। अगर मान लो ये कमरा है, ठीक है, इसके अंदर 50 आदमी है, 50 मतलब 50 करंट मान लो, 50 करंट है, आदमियों करंट मान लो, और वो जो एक मान लो सामने गेट है, और गेट पे मान लो उसको बोल रहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले गेट को, और लोगों को क्या बोल दिया, करंट मान लिया। अब अगर मैं उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उस गेट को उसकी मतलब छोटा कर दूंगा, यानी एक टाइम से एक ही आदमी जा पाएगा, तो यानी एक बार में सिर्फ एक करंट जाएगा, एक बार एक करंट जाता रहेगा। और अगर मैं इसी चीज को बड़ा कर दूंगा तो यानी एक बार में बहुत सारे निकल जाएंगे। और यार इसी वजह से मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो जो फ्लो ऑफ करंट की स्पीड को या फ्लो ऑफ करंट को कम कर दे, तो यानी रेजिस्टेंस ऑफ वाई कम कर देगा, क्योंकि ये ज्यादा इसका बड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन है, इससे एक बार में ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया के। जो रेजिस्टेंस होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। पहले इक्वेशन कहती है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेकंड इक्वेशन क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसे बोलते हैं हम लोग, इसे ये क्या है, ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो फिर इतना नोट करो, ये टोपी उतार दो ना, बेकार लग रहा हूँ है ना, उतार देते हैं। चलो चलो जल्दी करो, नोट हो गया? तो चलो फिर मिटाते हैं इसको और अपनी आखिरी चीज के ऊपर बढ़ते हैं। एंड हाँ सुनो, ये लिख लेना ये दोनों, ठीक है, इसके ऊपर अब अगले में काम आने वाला है। तो फैक्टर में मैंने 2 फैक्टर बता दिए कि मतलब उसके ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करता है। पहला कहता है लेंथ के ऊपर, और दूसरा तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अब जो आखिरी आता है तुम्हारा तीसरा, लिख लो अपनी कॉपी में या जहां भी तुम नोट्स बना रहे हो। तीसरा आता है तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल पहले यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, क्या पहले लिखा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसको हमने दूसरी इक्वेशन मानी थी। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल के लिए सबसे पहले एक चीज देखो कि अगर मैं बात करूं तुमसे कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है कम। किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंसुलेटर की,
इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, या अगर बात करूं नॉन कंडक्टर की, तो इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है हाई। कैसे? अगर किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इंसुलेटर क्या होता है, जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, यानी चार्ज अंदर से फ्लो ही नहीं करेगा, यानी रेजिस्टेंस अंदर बहुत ज्यादा है। चार्ज को भाई इस एंड से दूसरे एंड में जाने ही नहीं दे रहा है, ये कम से कम जा तो रहा है चाहे जितना भी टाइम दे, ये तो जा ही नहीं रहा बिल्कुल, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, इसका बहुत ज्यादा लेस है। अगर मैं, चलो नहीं समझ में आया, एक और बताऊं, एक और बार देखो सुनो। अगर कंडक्टर मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, चाहे उसे कितना भी टाइम लगे, इंसुलेटर में चार्ज तो फ्लो ही नहीं करेगा, यानी चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी उसको उसका चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हाई हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगला आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं 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 नहीं, ये मत पूछना कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी नहीं पता तो ऐसा नहीं हो सकता यार। सेमीकंडक्टर और एलॉय, सेमीकंडक्टर पता है भाई, ऐसा मत बोलना कि सेमीकंडक्टर नहीं पता, पता है, कोई बात नहीं, बताए तो देखो। सेमीकंडक्टर तुम्हारा होता है which have conductivity between metals, नॉन मेटल्स, या मेटल्स हटाओ, कंडक्टर्स लिखो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, ईटीसी, या इन्हीं दोनों के ऊपर ही करता है बेसिकली। तो अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और मेटल्स कर लो। हाँ, अब आपने स्टेटमेंट पढ़ा, और अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता कंडक्टिविटी क्या होता है, तो क्या करो यार तुम। देखो चलो ये बताया तो कोई बात नहीं, कंडक्टिविटी क्या होता है, क्या होता है कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी क्या होगा तुम्हारा, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो चार्जेस। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो चार्ज को फ्लो करती है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या चार्ज को फ्लो करती है, या और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं लोग इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टिविटी। और एक और बात याद रखो कि कंडक्टिविटी जो होता है वो तुम्हारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब मैं जहां तक मैं समझ में आ चुका है आपको, यही पूछो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये आगे बात है, ये आगे करते हैं बात इसके बारे में। हाँ, अब एलॉय पता है, यही बताना पड़ेगा। एलॉय होता है तुम्हारा होमोजेनस मिक्सचर होता है किसका, दो मेटल, ये दो से ज्यादा मेटल का होमोजेनस मिक्सचर को कहते हैं। लिख लेना साइड में कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होता है इन दोनों का रेजिस्टेंस, मतलब ना ही ज्यादा हाई होता है ना ही ज्यादा लो होता है, दोनों का सेम होता है रेजिस्टेंस, मतलब सेम नहीं, मतलब ना ही ज्यादा हाई होता है ना ही ज्यादा लो होता है, मतलब नॉर्मल बोल सकते हैं, इनका रेजिस्टेंस होता है। इसे नोट करो, फिर इसे मिटाते जरा एक बार, कर लिया, चलो फिर मिटाते इसे। सेमी कंडक्टर यार, ये तो 9th का है, चलो कोई ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने वहां पे बोला कि अगर फ्रॉम इक्वेशन, वहां पे साइड में देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के। बोलो, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के, और अगर यहां से मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो यहां पे एक आता है R इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो L बाय A। अब ये रो क्या है,
रो क्या भला है ये? रो है तुम्हारा, जो तुम पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये होता है रेजिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे लिख लेना रेजिस्टिविटी मतलब रो होता है, और 1 में रो इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी। 1 में रो इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है। अब आर इक्वल टू रो एल बाय ए। आर, ये रो जो है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, एल एरिया ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिख लो जल्दी 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 जल्दी। अगर एक और चीज के ऊपर बात करें, ध्यान से देखना, अगर रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? तो रजिस्टिविटी जो होती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ डिपेंड करती है। और हमने इसके साथ ऐसा यूनिट भी नहीं निकाली ना, चलो इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। मैं नहीं निकालूंगा, पहले तुम लोग निकालो, जल्दी निकालो निकालो, वेट कर रहा हूं। इसकी ऐसा यूनिट निकालो यार, कितनी आती है, क्या आ रही है इसकी ऐसा यूनिट, बताओ, निकाल लेना, कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। तो देखो, मैंने बोला कि अगर आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, रो की हमें निकालना है ऐसा यूनिट, यानी ए यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में जाएगा। यानी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, आर इंटू ए बाय एल। अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की मीटर होती है। मीटर से मीटर कट गया, यानी रो की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रो की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। हो गया, हो गया, बढ़े आगे। हाँ, तो ये तुम्हारा, तुमको मेन फॉर्मूला की है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये इसके बेस पे बहुत से न्यूमेरिकल होंगे, और आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बेस पे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा एनसीईआरटी का, चलो देखते हैं। नोट कर लिया? चलो बढ़ते हैं आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। अपनी देखो, ये फैक्टर्स तो खत्म हो गए अब सारे, तीनों के तीनों मैंने बता दिए। फॉर्मूला निकल गया था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है। आर, रो क्या है? रेजिस्टिविटी होती है, बस खत्म यार फॉर्मूला। देखो 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 देखो, आगे हमने बात कर ली कि किस किस चीज को फैक्टर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस बात कर लिया, ओम्स लॉ हो गया हमारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पिछले लेक्चर में हो गया था। आज ये फैक्टर खत्म हो गया। अब जो अगला आता है, हेडिंग लगा लो अपने में, सब अपने में लगा लो हेडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। हेडिंग क्या है? कैरेक्टर, या ऊपर ले थोड़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या? कैरेक्टर्स ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। किसका मतलब? तुम्हें मटेरियल की रेजिस्टिविटी की मतलब कुछ तुम्हें क्या पता है? कैरेक्टरिस्टिक बता दो। देखो, पहला आता है तुम्हारा, पहला आता है तुम्हारा कंडक्टर। देखो, पहला आता है कंडक्टर। अभी जैसे अपना, अगर तुमने लिख लिया था वो वाला जो मैंने लिखवाया था फैक्टर्स का, आखिरी वाला, नेचर ऑफ मटेरियल, पेज पीछे पलटो, वहां पे मैंने लिखा था एक चीज की, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है? कम होता है, बहुत ज्यादा लेस होता है। तो यहाँ पे लिखो, मटेरियल्स मटेरियल्स मटेरियल्स
हैविंग लो, क्या लो, रेजिस्टेंस, materials having low resistance are called conductors। लिख लो आगे, are called conductors। और तुम्हें इनकी याद होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया कंडक्टर क्या होता है। अब इसकी एक चीज सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, इसकी रेजिस्टिविटी की रेंज, इसकी रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी आती है। अगर तुमसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत से क्वेश्चन पूछता है कि इसकी तुम रेजिस्टिविटी निकालो, देन आखिरी में बोल देते हैं कि बताओ कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी रेंज, अगर मान लो, देखो इसकी रेंज होती क्या है, इसकी रेंज होती है तुम्हारी 10⁻⁻6 से या 10⁻⁸ से, या हाँ 10⁻⁻6 तक, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 तक। ये हटा के यहाँ पे ये कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की ये रेंज होती है। और रेजिस्टिविटी है यानी ये ओम मीटर भी आ जाएगा, ऐसा यूनिट नहीं भूलने का। अगर मान लो तुम्हारा कोई भी आंसर आ रहा है, जैसे आ रहा है 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁻ क्या 7, 3 × 10⁻⁶, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। उस चीज को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो उस चीज को बोलेंगे कंडक्टर। अब आती है दूसरी चीज, दूसरी क्या चीज आती है, दूसरा लिखो इंसुलेटर्स, दूसरा लिखो इंसुलेटर्स। कि अब ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही मैंने लिखवाया था, पीछे पेज पलटो, वहां पे लिखा था इंसुलेटर्स क्या होता है, जिनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो लिख लो यहाँ पे खुद से कि मटेरियल्स हैविंग हाई रेजिस्टेंस, उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। क्या बोलेंगे उसको, इंसुलेटर्स। और इनकी अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी रेंज की, इनकी यहाँ पे लिखो रेजिस्टिविटी रेंज, इनकी रेजिस्टिविटी रेंज लिखो कि इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है अबव 10⁻⁻4 से, 10 या माइनस रेजिस्टिव इंसुलेटर, यानी हाँ सॉरी 10⁻4 से अबव होती है। और इसकी ऐसा यूनिट हम बोल नहीं सकते कि ओम मीटर होती है। 10 मतलब कुछ भी आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 6 × 10⁻4 हो गया, 6 × 10⁻4 से ज्यादा यानी 10⁻3 हो गया, 10⁻2 हो गया, ये तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। जिनकी 8 से -6 है उनको कंडक्टर बोलेंगे। एंड ऐसी एक और आता है बस, जिसे बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स। तीसरी चीज आती है सेमी कंडक्टर, लिख लो अपना सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर में ये भी पिछले पेज पर पलटो, वहां पे भी लिखा हुआ है जिनकी ना ही ज्यादा, जिनका मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस जिनकी ज्यादा भी नहीं होता, और या अगर बोलो तो मैं तो बोलो जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है, जिनका जिनका रेजिस्टेंस या कंडक्टर से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। यहाँ पे अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है, मैंने लिखूंगा, लिखना मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस मोर देन कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर्स। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनकी रेजिस्टिविटी रेंज, या ये नहीं चल रहा, दूसरे से लिखते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी रेंज देखो, रेजिस्टिविटी रेंज, इनकी रेजिस्टिविटी रेंज क्या होती है 10⁻⁻4 से या 10⁻⁻6 से, 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम मीटर, ये इनकी रेजिस्टिविटी रेंज होती है। 10⁻⁻6 से 10⁻4 होती है इनकी ओम मीटर रेजिस्टिविटी रेंज। और ये इंसुलेटर की होती है, ये कंडक्टर की होती है। कंडक्टर की क्या होती है 10⁻⁻8 टू 10⁻6 ओम मीटर, इंसुलेटर की क्या होती है अबव 10⁻4 मीटर ओम मीटर, और सेमीकंडक्टर की क्या होती है रेजिस्टिविटी 10⁻6 से 10⁻4 ओम मीटर। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है, कर लो, नोट कर लो, हो गया। चलो फिर इसे मिटाते हैं। ये मैंने बता दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ने याद रखना कि क्वेश्चन पूछ देता आखिरी में कि रेजिस्टिव, मतलब क्वेश्चन बोला कि आखिरी में रेजिस्टिविटी निकालो, देन पूछा कि बताओ ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो हमको ये रेंज याद रखनी है जो मैंने हमें बताई अभी। चलो चलो, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ
रेजिस्टिविटी, ये भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब अब क्या बचा भाई? अब आखिरी तुम्हारी हेडिंग लगाओ, ये आखिरी होने वाली है इस लेक्चर की हेडिंग, एंड इसके बाद एक से दो क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर इस लेक्चर खत्म कर देंगे। तो आखिरी तुम्हारी हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगाओ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है हेडिंग? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो सुनो सुनो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग ऊपर स्टार लिख के आईएमपी लिख दो, स्टार लिख के आईएमपी लिख दो। देखो सुनो, मैं इसकी डेरिवेशन कराऊंगा अभी तो, बट हमारे सीबीएसई बोर्ड में इसकी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं दे रखी। बट अगर बात करें कॉम्पिटेटिव लेवल पे तो उस पर इसकी डेरिवेशन पूछ देती है, जेई एडवांस से पूछ देता है, नीट में पूछ देता है बेसिकली तो। एंड इसका मतलब फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये याद रखना। देखो, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस स्लैश रेजिस्टिविटी, किससे? वर्सेस लिख देते हैं, लड़ाई होगी दोनों के बीच में, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहला फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर के लिए देखो, रेजिस्टेंस यानी कि आर, कॉमा रेजिस्टिविटी यानी कि रो। रेजिस्टेंस यानी कि आर, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये तुम सबको पता है, ये तुम सबको पता है क्या? ये तुम सबको पता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। दूसरा, फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए जैसे मैंने बताया ना, कंडक्टर के लिए रो और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। इसके लिए तुम गैस करो क्या होता है, इसके लिए तुम गैस करो क्या होगा, कमेंट में आंसर दो क्या होगा। इंसुलेटर के लिए तुम्हारा रो यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यानी कि रो में नो चेंज होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। अरे मतलब चलो बता दो कैसे। देखो, सबसे पहली बात रेजिस्टेंस, कंडक्टर के अंदर, सॉरी इंसुलेटर के अंदर करंट तो फ्लो ही नहीं करता, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो ही हो गया। रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टिविटी कहां से हो जाएगी इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी की तरह तीसरा आता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर बताऊंगा ना तब तो बच जाएगा। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस और रो, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी, इसकी भी वैल्यू बताओ। तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा? क्या इसमें भी नो चेंज होगा? क्या ये डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा? क्या होगा टेम्परेचर के हिसाब से, क्या होगा बताओ कमेंट में। ये तुम्हारा इनवर्सली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है बताया था, याद करो। यानी जिसके, अगर मैं शॉर्टली बताऊं, जिसके पास कंडक्टर इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी हो, जिसके पास कंडक्टर इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी हो। इंसुलेटर में तो कोई चेंज ही नहीं होता, हटा दो। कंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों अगर मिल जाएंगे तो टेम्परेचर कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है एक बार में। तो इसलिए तुम्हारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आया समझ में? आया? और इसी के बेसिस पे तुम लोग करने वाले डेरिवेशन जो कि कराते हैं अभी। देखो देखो यहाँ पे, एज हम सबको पता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। हाँ करते हो कि नहीं मेरी बात पे? हाँ करते हो कि नहीं मेरी बात पे? रेजिस्टेंस जो होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसको ले लेते हैं पहली इक्वेशन, इसको ले लेते हैं पहली इक्वेशन। और तो मैंने पहला क्या बोला कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, इसको हमने इक्वेशन 1 ले ली थी। ऐसे ही ऑल्सो
ऑल्सो अगर मैं बात करूं चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसको हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। ये बात से सहमत हो कि नहीं? जो चेंज इन रेजिस्टेंस, देखो कैसे यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ। चेंज इन, मैंने बोला चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला उसके, मतलब उससे कुछ ना कुछ उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस के, पुराने रेजिस्टेंस के। कैसे? देखो रेजिस्टेंस चेंजिंग का मतलब है R2 माइनस R1, यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। वो तो भाई डिपेंड करेगा ही ना उसके R1 के ऊपर, पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहीं पे मैंने लिखा है ये चीज। तो इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर अपनी 2। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को लिया जाए तो हमें ये मिलता है कि जो डेल्टा आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी आर वन के। डेल्टा टी आर वन के, जहां पे डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर है चेंज इन रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और आर वन क्या है? मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी पुराना वाला रेजिस्टेंस। ठीक है। और अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं, यानी डेल्टा आर में ऐसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसका नाम है अल्फा। इसको मैं ऐसा बना देता हूं, अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा डेल्टा टी आर वन। और अगर मैं चेंज इन रेजिस्टेंस को ऐसे लिख दूं कि R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी R1। R1 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी R1। और यहां से R1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला बनता है R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और डेरिवेशन भी याद रखनी है, पूछ देती है बहुत बार। फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? फॉर्मूला बना है R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे R2 क्या है तुम्हारा? R2 है तुम्हारा फाइनल रेजिस्टेंस, R1 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अल्फा की मैं बात बताता हूँ। अल्फा को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। और मुझे अगर इसकी ऐसा यूनिट निकालनी हो, इसकी ऐसा यूनिट भी तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर मुझे इसकी ऐसा यूनिट निकालनी हो, यूनिट ऑफ अल्फा, इसकी ऐसा यूनिट निकाल के जरा बताओ तुम लोग एक बार। बताओ क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट? कुछ बताओ, बताओ क्या हो सकती है? ऐसा यूनिट के लिए काम करो ना, इतना बड़ा मत लो, तुम इसका यूज करो, इसका यूज करो। बताओ क्या होगी ऐसा यूनिट? करो कमेंट जल्दी। कर दिया? कर दिया? कर दिया? कर दिया? जल्दी सोचो यार। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? चलो कमेंट में बताना क्या आंसर है, और बताना कि आपने सही दिया था कि नहीं आंसर। ठीक है। अल्फा में मैंने बोला इसकी हमें ऐसा यूनिट निकालनी है, तो मैंने बोला डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी आर वन। ठीक है। ठीक है। अल्फा की देखो, सबसे पहली बात तो ये रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। अल्फा की में निकालनी है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की क्या होती है ऐसा यूनिट? क्या होती है? केल्विन होती है। और इसकी भी ओम हो जाएगी, ओम से ओम कट जाएगा और केल्विन यहाँ पे ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स। ये हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, ये हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, यानी अल्फा। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ये तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, जो हमने ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, बट हमने ऊपर देखो क्या लिखा हेडिंग में? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, या एक काम यहाँ पे स्लैश रेजिस्टेंस भी लिखता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर हमने बात कर ली कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पे लिखो फॉर रेजिस्टिविटी क्या होता है? R2 की जगह पे, चलो यहां पे याद करो, यहां पे याद करो एक चीज को। मैंने यहां पे वो वाला फॉर्मूला खोलो जिसके अंदर मैंने रिलेशन बताया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। जहां पे रेजिस्टिविटी का
इंट्रोडक्शन हुआ था। R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे R2 की निकाल रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो टू एल बाय ए। अगर मैं R2 की निकाल रहा हूं तो R3 की निकाल तो रो थ्री एल बाय ए, R4 की तो रो फोर एल बाय ए। तो ऐसे अगर R2 की निकाल रहा हूं तो हो जाएगा रो टू एल बाय ए इक्वल टू R1 यानी रो वन एल बाय ए, यानी हाँ रो वन लिख दो, रो वन एल बाय ए ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो सेम रहेगा। अब एल बाय ए से एल बाय ए कट जाएगा पूरा, तो यानी रो टू यहां बच गया और यहाँ पे रो वन बच गया, इक्वल रो टू इक्वल टू रो वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। आगे समझ में आ गया। ये दो फॉर्मूले इसको याद रखना भाई, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो टू इक्वल टू रो वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसे नोट कर लो। फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ। दो क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग को दिखाना है, बताना है इसका सोल्यूशन। आप लोग कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है सारे, तो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं जरा। हाँ तो भाई अपना क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो देखते हुए क्या है क्वेश्चन में। ये भाई देखो, इसका तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम टोपी पहन लेते हैं, थोड़ा तो दिखे, स्मार्ट तो दिखना चाहिए यार। तो चलो क्वेश्चन क्या है पढ़ते जरा। अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 × 10⁻⁷ एंड इस भाई अगर तुम लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बच्चों सुनो भाई, ये कसम से ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा आई लव यू वाला। कौन सा क्वेश्चन, आई लव यू वाला, कसम से बता रहा हूँ। अगर तुमने क्वेश्चन को कॉपी करके किसी लड़की को भेजोगे तो पक्का बोला तो आई लव यू टू आएगा। भाई इतना आसान क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तनुज सर को भी भेजो आप लोग, ये तनुज सर से पूछो ये क्वेश्चन कमेंट में क्या है क्वेश्चन, तनुज सर तक कर देंगे वो वाई वाले तो क्या हुआ। चलो भाई कुछ नहीं है, क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो अभी क्वेश्चन आई पढ़ रहा हूँ, तो मैं आंसर बता देगा, बताओ जरा कमेंट में जल्दी बता। चलो देखिए क्या है। अ स्मॉल करंट यानी हमें एल गिवन है कितना, 15 मीटर बच्चों, कितना है 15 मीटर। और तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना गिवन है, 6 × 10⁻⁷ 6 × 10⁻⁷ गिवन है। मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, यूनिट नहीं भूलनी, नंबर कट जाएंगे फालतू में। और तुम्हारा रेजिस्टेंस है कितना, 5 ओम। बच्चों देखो, बोला ना ये आई लव यू वाला क्वेश्चन है, किसी भी लड़की को हो जाए तो पक्का आई लव यू टू आएगा, इस बात की गारंटी तनुज सर देंगे आपको, ठीक है भाई। इतना आसान क्वेश्चन है कसम से, क्या ये तुम्हारे ना वरदान जैसा है अगर ये तुम्हारे पेपर में आ गया तो। और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तुम्हें इसका रेजिस्टिविटी बताना है। तो आ जाओ पिछले पेज पे, जल्दी पेज पलटो। क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाय ए, R इक्वल टू रो एल बाय ए। हमें रेजिस्टेंस पता है कितना होता है, 5 ओम होता है। रो हमें निकालना है, एल होता है 15 मीटर, यहाँ पे ए कितना होता है, 6 × 10⁻⁷ होता है। आगे बढ़े तो अगर रो को जब छोड़ दी, इसको तो मल्टीप्लाई में ले लें, तो रो इक्वल टू 5 × 6 × 10⁻⁷ अपॉन में 15 हो जाएगा। ये 5 3 3 2 एंड आंसर है इसका 2 × 10⁻⁷ क्या, ओम मीटर। जिन्होंने नहीं लगाया अपना -1 कर लो ये चीज को, ये तो भाई मेन है। तो हमारा आंसर क्या है, 2 × 10⁻⁷। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बोला इस क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का नाम देंगे आई लव यू क्वेश्चन, आई लव यू क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आज जल्दी से जल्दी नोट करो। तो बच्चों आखिरी का हमारे क्वेश्चन बचता है जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। तो पिछला वाला क्वेश्चन हमने देख रहा था, कौन सा क्वेश्चन था, आई लव यू वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, जरा ये भी देखते हैं कैसा क्वेश्चन है।
तो हमें बताना है कि इफेक्ट बताना है लेंथ ऑफ वायर अगर हम डबल कर दें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे। तो हम सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है रो एल बाय ए के। हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू होता है रो एल बाय ए के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोले लेंथ ऑफ वायर, अगर हम एल को यानी ये हम एल डैश क्या है, ये तुम्हारी न्यू लेंथ, अगर हम एल डैश को डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इस वाले को हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और अगर हम लोग नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो सेम होता है रो एल डैश बाय ए, रो एल डैश बाय ए। और अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना तो इक्वल टू रो एल डैश क्या था 2L बाय ए, और अगर मैं 2 को बाहर ले लूं तो R डैश इक्वल टू 2 रो L बाय ए, और वी ऑल्सो नो डेट रो L बाय ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यानी यहां से हम लोग ये बता कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस होगा उसके पुराने, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो ट्वाइस होगा उसके पुराने रेजिस्टेंस के। ये सिंपल आर क्या है, ये है ओल्ड रेजिस्टेंस, यानी ये पुराना रेजिस्टेंस है, और आर डैश क्या है न्यू रेजिस्टेंस। आर है ओल्ड रेजिस्टेंस और आर डैश है न्यू रेजिस्टेंस। हमने इसमें रिलेशन तो बता दिया, लेंथ ऑफ वायर की रिलेशन बता दी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस में बता दी ये है क्या है, रेजिस्टेंस जो न्यू है वो इक्वल टू ट्वाइस होगा ओल्ड ऑफ रेजिस्टेंस के। और अब हमसे पूछ रहे हैं रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट भी नहीं, आप वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या चेंज आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। बता दिया, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जल्दी में आंसर बताओ। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर जो होगा तुम्हारा वो होगा नो चेंज। रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या होगा, नो चेंज। क्यों क्यों, अगर मैं वहां पे देखो जहां पे रेजिस्टिविटी का हमारा इंट्रोड्यूस होता, यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस हमने रिलेशन निकाला था, रेजिस्टिविटी यहाँ पे हमने निकाली थी, फॉर्मूला निकाला था, वो वाला पेज खोलो, वहां पे मैंने एक चीज लिखवाई थी कि रेजिस्टिविटी जो होती है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। और हमने यहाँ पे क्या चेंज करी है, हमने यहाँ पे इसकी लेंथ को चेंज करा है, यानी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या चेंज आएगा, वो डबल हो जाएगा उसके ऊपर रेजिस्टेंस के। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।